हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ घनश्याम जोशी और आज बच्चों हम करेंगे क्लास 10th राजस्थान बोर्ड का चैप्टर 4 का बच्चों सबसे पहले हम बेसिक करेंगे। बेसिक करने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चैप्टर 4 का नेम है बच्चों हमारे पास लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन का मतलब बच्चों रेखिक समीकरण और इनइक्वालिटी का मतलब होता है बच्चों असमीका। क्या होता है? असमीका, या जिसे असमीकाएं लिख सकते हैं। वेरिएबल का मतलब चर, टू वेरिएबल्स यानी दो चरों में। हाँ जी। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर का नेम समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ी सी क्लास 9 रिवाइज करनी पड़ेगी, या उसकी अपने बात करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया उन्होंने, टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले वेरिएबल आप जानते हो, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, फिर भी एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। तो वेरिएबल देखो बच्चों क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने 15 रुपये के सेब खरीदे, आपने 15 रुपये के सेब खरीदे, तो आप क्या लिखोगे? सेब खरीदे इक्वल 15 रुपये के। ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ बच्चों, ये जो आपने लिखा है सेब खरीदे 15 रुपये के, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने मान लो अंगूर खरीदे 15 रुपये के, तो इसको लिख के दिखाओ। तो आपने लिखा अंगूर खरीदे कितने रुपए के? 15 रुपये के। फिर मैं आपसे कहूँ कि आप लिखो कि आपने आलू खरीदे 15 रुपये के, तो आप लिख दोगे आलू खरीदे 15 रुपये के। अगर मैं आपको इसके बाद बहुत सी ऐसे वेरिएबल्स बताता जाऊँ, ऐसी चीज़ें बताता जाऊँ कि आपने ये सारे के सारे 15 रुपये में ही खरीदे, तो आप कहोगे कि सर हम इसे बार बार चेंज करेंगे तो हमें बहुत सारा कुछ लिखना पड़ेगा। हर बार आप कुछ नया बताते हो तो हमें हर बार कुछ नया लिखना पड़ता है। तो हर बार मैं कुछ नया बता रहा हूँ, इस बात का मतलब ये हुआ बच्चों, हर बार मैं यहाँ पर जो ये चीज़ है इसे चेंज कर रहा हूँ। ये सेब कह दिया पहले मैंने, फिर मैंने अंगूर कह दिया, फिर मैंने आलू कह दिया, लेकिन इक्वल में क्या है मेरे पास? इक्वल में तो आप हमेशा 15 ही लिख रहे हो। तो बच्चों ये जो मैं चेंज कर रहा हूँ, जो चेंज होता है, जो वैरी होता रहता है, उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। आई बात समझ? जो यहाँ पे वैरी हो रहा है, जो यहाँ पे चेंज हो रहा है हर बार, तो उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो इस वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने दिमाग लगाया कि जब सर बार बार इसे चेंज कर रहे हैं, तो मैं सर को कह देता हूँ या कह देती हूँ कि सर आप मान लो x इक्वल 15 लिख लो आप। अब आप x की जगह अपनी मर्जी से जो मर्जी ये बोलते जाओ, सेब बोलते जाओ, अंगूर बोलो, आलू बोलो, जो मर्जी बोलो। तो अब आपने वेरिएबल जो आप चेंज कर रहे थे ना हर बार, उसको मैंने x से लिख दिया है। अब आपकी जो मर्जी आए, आप जो मर्जी बोलो, आलू, सेब, ऑरेंज, जो मर्जी, एप्पल, ग्रेप्स, पोटैटोज, जो मर्जी बोलो, मैंने x इक्वल 15 लिख दिया है। आप x की जगह वो वैल्यू पुट कर दो और आपको आपका आंसर मिलता जाएगा, और आपको और मुझे हर बार इतना कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो चेंज हो रहा था ना, जो सेब लिखा, फिर अंगूर लिखे, फिर आलू लिखे, ये जो चेंज होते हैं उनको कहते हैं चर। जो बदलता रहता है उसे हिंदी में कहते हैं चर, और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों वेरिएबल। इसलिए उन्हें हमेशा ऐसे अलग अलग से न लिख के सिर्फ x से ही हम डिफाइन कर देते हैं। मैथमेटिक्स में x से लिखते हैं वेरिएबल को, या हमेशा x से, या स्मॉल y से, या स्मॉल z से, हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा कि x इक्वल 15। अब मैं आपको एक और बात पूछता हूँ कि आपने सेब और अंगूर दोनों खरीदे, दोनों मिलकर खरीदे कितने रुपए के? 15 रुपए के। तो आप ऐसे लिख दोगे कि हाँ जी सर, ये देखो सेब प्लस अंगूर हमने खरीदे 15 रुपए के। अब मैं कहता हूँ बच्चों कि आपने सेब और संतरा खरीदे कितने रुपए के? 15 रुपए के। फिर मैंने आपसे कहा कि आपने आलू और बैंगन खरीदे कितने रुपए के? 15 रुपए के। तो आपको हर बार लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब आपने दिमाग लगाया कि सर हर बार क्या बता रहे हैं कि इक्वल में तो 15 ही रख रहे हैं, इसलिए आपने दिमाग लगाया कि सर ये लो, मैं इन सभी के लिए एक इक्वेशन लिख देता हूँ या लिख देती हूँ, x प्लस वाई इक्वल 15। अब आपकी मर्जी है, आप x की जगह जो मर्जी लेट कर लो, भले ही सेब रखो, भले ही आलू रखो, भले ही बैंगन रखो, जो मर्जी रखो। y की जगह भी जो मर्जी रखो, भले ही अंगूर, भले ही बैंगन, भले ही संतरा, जो मर्जी रखो आप।
तो ये x प्लस वाई इक्वल 15 आप जो कह रहे हो, यानी मैं क्या कह रहा था आपको कि दो चीज़ें थी उनका टोटल कितना कह रहा था, 15 कह रहा था। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सेब और अंगूर दोनों आपने खरीदे कितने रुपए के, 15 रुपए के। फिर मैंने कहा कि आपने सेब और संतरा खरीदे दोनों कितने रुपए के, 15 रुपए के, और इसे लिख के दिखाओ, मैंने आपको ये कहा। लेकिन आपने दिमाग लगाया कि सर जब हर बार अलग अलग कह रहे हैं तो अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इन्हें हमने टू वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख दिया। एक को तो x मान लिया और दूसरे को y, तो x प्लस वाई इक्वल का क्या आ गया बच्चों, 15 आ गया। तो बच्चों जब एक ही वेरिएबल के बारे में बात होती है तो उसमें सिर्फ x शो कर देते हैं हम, या सिर्फ y शो कर देते हैं, ठीक है, या कोई भी एक अल्फ़ाबेट शो करते हैं स्मॉल, ठीक है, मोस्टली स्मॉल ही शो करते हैं। हाँ जी, जब दो वेरिएबल्स के बारे में बात हो रही हो बच्चों तो x और y दोनों आते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे इस इक्वेशन, इस चैप्टर का नेम है बच्चों, देखो हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों देखो ये दो वेरिएबल के बारे में बात कर रहा है, यानी x और y के ऊपर डिपेंड करता है ये पूरा चैप्टर। पूरे चैप्टर में आपके पास x और y की फॉर्म के अंदर क्या होंगी, इक्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन या समीकरण किसे कहते हैं, जिसके अंदर बच्चों इक्वल का साइन लगा होता है उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं या समीकरण कहते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों हम सभी क्या पढ़ेंगे, या तो x की फॉर्म में होगी इक्वेशन, या सिर्फ y की फॉर्म में होगी, या x प्लस वाई की फॉर्म में होगी, या x और y दोनों की फॉर्म में होगी। एक्चुअली x प्लस वाई की फॉर्म में नहीं होगी हर बार, ये किसी भी टाइम्स के अंदर हो सकती है, इसके आगे कोई डिजिट भी आ सकती है, कोई कोफिशिएंट भी आ सकता है, कितने भी मल्टीपल हो सकता है। बस आप दो वेरिएबल के बारे में बात देख लो कि दो वेरिएबल होंगे हमेशा, एक x होगा और एक y होगा। तो ये क्या है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब बच्चों थोड़ी हम क्लास 9th के अंदर लीनियर इक्वेशंस कैसे सोल्व करते थे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि x प्लस वाई इक्वल है बच्चों 10, x प्लस वाई इक्वल है 10, ये एक ही लीनियर इक्वेशन है बच्चों, सिंपल लीनियर इक्वेशन है, ये रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन। और कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, मैं आपको कहूँ कि बच्चों x प्लस वाई इक्वल 10, इसके आप सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि बच्चों कि x और y की जगह क्या क्या वैल्यू मैं पुट करूं कि जिससे मेरे पास क्या बन जाए, हमेशा 10 बन जाए। तो आप कहोगे कि सर x की जगह 1 लेट कर लो और y की जगह 9, तो 1 और 9 पुट करेंगे तो भी टोटल कितना आएगा, 10 आएगा। अगर आप कहो कि 2 और 8 लेट करो तो भी कितना आएगा, 10 आएगा। ऐसे ही 3, 7, 4, 6, ऐसे ही आप अपनी मर्जी से कितनी वैल्यू लेट कर सकते हो। तो इसको डिफाइन करने के लिए बच्चों कोई भी जो लाइन होती है उसका हम क्या बनाते हैं, हमेशा एक बॉक्स बनाते हैं। उस लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हम हमेशा क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। अब ध्यान से सुनो, लाइन का ग्राफ बनाने के लिए, कोई भी लाइन है उसका ग्राफ बनाने के लिए देखो हमेशा कम से कम 2 पॉइंट चाहिए आपको। कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट। हम सिर्फ एक बार लीनियर इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी लाइन है, लाइन हमेशा कैसे बनती है, 2 पॉइंट्स को मिलाने पर बनती है। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है एक XY, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया 0। कोई भी पॉइंट होता है P और Q, अगर P और Q दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। तो बच्चों ये लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, एक तो P चाहिए और एक Q चाहिए। इस बात का मतलब हुआ कि हमें एक तो x चाहिए और एक y। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि x और y की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इस इक्वेशन को क्या करे बच्चों, सेटिस्फाई करे। इस बात का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने x 1 रखा तो y कितना होगा बच्चों, 9, क्योंकि 1 और 9 का टोटल कितना होता है, 10 होता है। अगर मैं बच्चों x क्या रखूँ, 2 रखूँ तो y कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। और मैं x 3 रखूँ तो y कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन हमें तो कम से कम बस 2 ही पॉइंट चाहिए थे। ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं बच्चों, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना मर्जी फाइंड करो, यानी जब हमें एग्ज़ाम में या क्वेश्चन कहे कि ग्राफ बनाओ तो हम जल्दी से बस 2 पॉइंट फाइंड कर लेंगे
और उन्हें इस कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करके हम लाइन बना देंगे। आई बात समझ। लेकिन अगर हमें कहे कि इसके सॉल्यूशन बताओ, इसके कोई 4 या 5 सॉल्यूशन निकालो, तो आप अपनी मर्जी से अपने दिमाग लगा के ऐसे इसकी आंसर निकाल लिया करो। इसका आंसर निकालने का एक और अच्छा तरीका है बच्चों, ऐसे कि आप यहाँ से पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। जैसे मैंने वैल्यू निकाली y की, तो प्लस का 10 और ये प्लस का x, इधर आके बच्चों क्या हो गया माइनस का x। क्या हो गया बच्चों माइनस का x। अब देखो अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं, ये देखो x की जगह 1 पुट किया तो क्या आया 10 - 1 9। अगर x की जगह 2 पुट करूंगा बच्चों तो 10 - 2 8। अगर 3 पुट करूंगा तो 10 - 3 7। ऐसे बच्चों बताओ मैं x की जगह कितनी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ? 1 2 3 4 कहाँ तक पुट कर सकता हूँ? इन्फानेट तक। ऐसे ही अगर मैं माइनस में भी पुट कर सकता था, याद रखना बच्चों इस बात को, x की जगह मैं -1 भी पुट कर सकता था। तो -1 अगर पुट करता तो माइनस माइनस प्लस और 10 + 1 क्या आ जाता मेरे पास आंसर 11। ऐसे ही मैं x की जगह 0 भी पुट कर सकता था बच्चों। x की जगह मैं 0 पुट करता तो y कितना आ जाता मेरे पास 10 आ जाता। कितना आ जाता 10 आ जाता। जैसे मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 7 तक लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें 10 तक लिख दिया। अब देखो सबसे पहले x 1 था तो y कितना था बच्चों 9। देखो x जब 1 था तो y कितना था बच्चों 9। तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको आप ऐसे डैश डैश से ज्वाइन कर सकते हो। और जब x 2 था तो y कितना था बच्चों 8। जब x 2 था तो y कितना था बच्चों 8। तो एक पॉइंट ये मिला दिया मैंने और इन दोनों को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ये लाइन बन चुकी है मेरे पास। हमेशा याद रखना कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन से पॉइंट लेके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से पॉइंट लेके ग्राफ बनाओगे तो हमेशा कैसा बनेगा बच्चों, एक लाइन ही बनेगी। लाइन के दोनों तरफ क्या लगाते हैं, हमेशा एक एरो लगाते हैं। अब एक खास बात ये कि बच्चों ये जितने भी पॉइंट है जैसे 2,8 कोऑर्डिनेट को आपको पता है कि ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है हमेशा 2,8। फर्स्ट वाला जो होता है बच्चों वो x होता है और सेकंड वाला क्या होता है y कोऑर्डिनेट होता है। तो ये जो है 2, ये देखो 2, तो y कितना आया था बच्चों 8। अब देखो इस लाइन पे ये सभी जो पॉइंट्स है इस लाइन पे ही होंगे, कंफर्म है डेफिनेटली। 3 और 7, देखो ये 3 है तो ये देखो इसको कहाँ पे जाके मिला, ये देखो 7 पे जाके मिल गया, ठीक है। और -1,11 x कितना बच्चों -1। तो x अगर मैं यहाँ पे -1 लेट करता तो ये देखो ऊपर जाके अगर मैं इस लाइन को आगे इंक्रीज कर देता तो ये देखो -1 आगे जाके कहाँ पे मिलता, यहाँ पे जाके मिलता और ये 11 होता, ठीक है। y के लिए तो 11 का वर्क करता ना ये। और ये 10 वाला देखो, जब x 0 है, x 0 का मतलब ये देखो x 0 तो y 10। जब x 0 है तो y को कहाँ पे टच कर रहा है, ये देखो 10 पे टच कर रहा है। दिस मीन्स अगर आप कोई भी लाइन का ग्राफ बनाना चाहते हो तो आप मिनिमम बस 2 पॉइंट रखा करो, बॉक्स बना लिया करो और उसका ग्राफ बना दिया करो। लाइन जब बनाओ तो दोनों तरफ एरो लगा दिया करो और इसका स्केल लिख दिया करो। स्केल कैसे लिखते हैं बच्चों, पहले इतनी बात याद रखो, x एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स। स्केल का मतलब ये होता है बच्चों कि आपने x एक्सिस पे कितने की डिस्टेंस लिए, कितना कितना गैप लिया है। तो आपने 1 यूनिट का गैप लिया है, सभी में 1 का डिफरेंस है तो 1 यूनिट लिख दिया करो आप। और y एक्सिस पे कितने का डिफरेंस लिया है आपने, y एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स इक्वल इस पे भी आपने 1 का डिफरेंस लिया है तो ये भी आप क्या लिख दोगे 1 यूनिट लिख दोगे। तो इस बात से आप ये समझे कि लीनियर इक्वेशन जो होती है वो कैसी होती है, x + y। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है बच्चों। ये देखिए समीकरण है, 2 वेरिएबल्स है इसके अंदर, x और y दोनों क्या है वेरिएबल। अगर हमें इसका ग्राफ बनाना होता है तो हमारे पास हमें कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट ही चाहिए होते हैं। इस बात को याद रखना। अगर कोई आपसे ये पूछे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसके कितने आंसर आ सकते हैं, उसके कितने आंसर आ सकते हैं, तो आप कहना कि उसके आंसर आ सकते हैं इन्फानाइट। क्यों, क्योंकि बच्चों कोई भी लाइन जो होती है उस पर कितने पॉइंट्स होते हैं, उस पर इन्फानाइट पॉइंट्स होते हैं। लाइन जो होती है बच्चों इन्फानाइट
पॉइंट्स को जोड़ के बनाई जाती है। लाइन जो होती है उसकी लेंथ आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन की जो लेंथ होती है बच्चों वो कितनी होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है लाइन की। लेकिन जब लाइन को हिंदी में कहते हैं रेखा, लेकिन आप जब बात करते हो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऐसे बोलते हो तो उसे बोला जाता है बच्चों लाइन सेगमेंट। उसे क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट। हिंदी में कहते हैं बच्चों रेखाखंड। तो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है बच्चों, फाइनाइट होती है, वो परिमित होती है कि उसको मेजर कर सकते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। लेकिन जो लाइन होती है उसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। लाइन सेगमेंट जो होती है उसकी लेंथ अपने मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि अगर यहाँ पे एक ही लीनियर इक्वेशन थी, अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे, ध्यान से सुनिएगा, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है बच्चों कि आपको दो इक्वेशन दे एक साथ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर आपको दो इक्वेशन दे तो बच्चों दो इक्वेशन, जैसे मैं कहूँ कि x प्लस वाई इक्वल 10 और 2x प्लस वाई इक्वल 12। तो बच्चों देखो अब ये दो इक्वेशन है आपके पास, एक तो x प्लस वाई इक्वल 10 है जिसे मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, और है सेकंड है 2x प्लस वाई इक्वल 12। तो बच्चों अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो अब दो इक्वेशन है तो दो लाइन बननी चाहिए। अगर दो इक्वेशन है तो आपके पास दो लाइन बनेगी। अब दो लाइन जो बनती है वो कैसी कैसी बन सकती है, ध्यान से सुनिएगा। दो लाइन जो बनती है वो कैसी कैसी बन सकती है, वो बन सकती है बच्चों या तो दोनों की दोनों कैसी होगी, या तो दोनों की दोनों होगी इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी, या दोनों एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं, पैरेलल कहते हैं या समांतर कहते हैं। या तो काटेगी यानी प्रतिच्छेदी, या जिसे हम क्या कहते हैं इंटरसेक्टिंग, या नहीं काटेगी उसे क्या कहते हैं बच्चों पैरेलल, या क्या कहते हैं हम समांतर। ठीक है। एक तीसरी कंडीशन है कि लाइन, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होगी, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कोइंसाइड, और हिंदी में कहते हैं बच्चों हम संपाती। तो कोई भी दो लाइन है, अब देखो कोई भी दो लाइन है, कोई भी दो लाइन है, उनके बीच में क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखो बच्चों कोई भी दो लाइन है, या तो वो एक दूसरे को ऐसे करके इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, या वो एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, ऐसे अपनी दोनों की दोनों अपनी अलग अलग चलती रहेगी। तो जब इंटरसेक्ट करती है तो इसे कहते हैं बच्चों प्रतिच्छेदी या इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती तो वो आपस में क्या चलती रहती है, पैरेलल चलती रहती है, जिसे हम कहते हैं समांतर। एक कंडीशन ये है बच्चों कि ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर आ जाएगी एकदम ऐसे, कि ये दोनों लाइन में से आपको बस दोनों सेम दिखेगी, ऐसे दिखेगी। तो इस कंडीशन को कहते हैं बच्चों हम कोइंसाइड या कहते हैं संपाती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि अगर ऐसी लाइन आए इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसाइड, तो हमें इक्वेशंस को देख के कैसे पता चलेगा। इक्वेशन को देखने से तो कैसे पता चले कि हाँ भी ये दोनों इक्वेशंस मिलके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल करेगी या कोइंसाइड करेगी। तो बच्चों इस चीज़ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि वो दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन का जब ग्राफ बनेगा तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल जाएंगी लाइंस या कोइंसाइड करेगी, ये कैसे पता चले। उसे पता करने के लिए बच्चों हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर एक मेथड होता है जिसे हम ऐसे लिखते हैं कि पहले जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसे ऐसे लिखो आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो पहली लाइन है इसे मैंने एक जनरल फॉर्म में लिख दिया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है बच्चों, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब ये होता है बच्चों कि डिजिट्स नहीं लिखनी होती हमें, जैसे ये 10 12 ये लिखा हुआ ना, जैसे ये 2 कोफिशिएंट आ गया, ऐसा नहीं लिखना। आपको ऐसे लिखना है कि x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट डिजिट को c1 लेट कर लिया, इसे इक्वेशन 1 दे दिया, और फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, इसे इक्वेशन सेकंड दे दी बच्चों। ठीक है।
अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कोई भी दो इक्वेशंस को हमेशा ऐसे लिखा जाता है जनरल फॉर्म में। अब हमें फर्स्ट केस देखना है बच्चों कि इंटरसेक्टिंग कैसे पता चलेगा इन दोनों को देख के कि ये कैसी है इंटरसेक्टिंग, या जिसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी। तो आपको क्या करना है, आपको A1 में A2 का रेशो फाइंड करना है और B1 में B2 का रेशो फाइंड करना है। तो अगर A1 में A2 का रेशो B1 में B2 के बराबर ना आए, अगर A1 में A2 का रेशो B1 में B2 के बराबर ना आए, तो उस कंडीशन में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी, यानी जो दोनों इक्वेशन होंगी, उनका जो ग्राफ बनेगा वो 100% कैसा बनेगा बच्चों, इंटरसेक्टिंग बनेगा। कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, इसका ध्यान से देखिएगा। अपने पहले इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसाइड की कंडीशन याद करेंगे, उसके बाद एक एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो बच्चों, आपने लिखी एक इक्वेशन 2x + 3y = 12, 3x + 2y = 7। तो बच्चों आप इनका कंपेयर करके पहले A1 B1 C1 की वैल्यू लिखा करो हमेशा। तो देखो बच्चों A1 कितना है, A1 है 2, B1 कितना है बच्चों 3 और C1 कितना है 12। A2 कितना है बच्चों आपके पास 3, B2 कितना है 2 और C2 कितना है 7। अब आप दिमाग लगाओ कि A1 में A2 का रेशो कितना आ रहा है। देखो बच्चों A1 में A2 का रेशो आ रहा है 2/3 और B1 में B2 का रेशो कितना आ रहा है बच्चों 3/2। अब आप बताओ क्या 2/3 और 3/2 आपस में बराबर होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बराबर होते। तो A1 में A2 का रेशो नॉट इक्वल है बच्चों B1 में B2 के। तो इस सिर्फ इतने आउटकम से आप इतना लिख सकते हो, सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, या आप क्या लिख सकते हो, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है। कैसी है बच्चों? प्रतिच्छेदी है। ये तो फर्स्ट कंडीशन। इस बात का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो लाइन है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। जैसे आपको जब मैंने ग्राफ बनाना सिखाया था, तो बच्चों आप इस इक्वेशन 1 का बॉक्स बना लोगे, ठीक है, इक्वेशन 2 का बॉक्स बना लोगे, और जब एक ही प्लेन में इन दोनों लाइंस को बनाओगे तो ये 100% एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ओके, इस बात का मतलब ये हुआ। ये फर्स्ट कंडीशन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं आप सेकंड कंडीशन लिखवा रहा हूँ, जैसे जैसे आपको समझ आता जाए वैसे वैसे बच्चों आप नोट करते रहा करो। अब मैं सेकंड कंडीशन बताता हूँ आपको, इसकी जो है समांतर की या पैरेलल की कंडीशन। ध्यान से देखिएगा, सेकंड कंडीशन है बच्चों किसकी, पैरेलल लाइंस, या जिन्हें हम कहते हैं बच्चों समांतर रेखाएं। अब देखिए समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है। अगर बच्चों A1 में A2 इक्वल B1 में B2 नॉट इक्वल C1 में C2 आए, अगर A1 में A2 का रेशो B1 में B2 के तो बराबर आ जाए, लेकिन लास्ट वाला रेशो बराबर ना आए, उस कंडीशन में जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा बच्चों वो कैसा होगा, पैरेलल लाइंस होगा, समांतर रेखाएं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक इक्वेशन हमारे पास 2x - 3y = 7 और 4x - 6y = 10। तो बच्चों सबसे पहले हमें कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लेके आनी होती है। C1 देखो बच्चों इधर है, तो ये जो प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 7। हमेशा पहले इक्वल में 0 रखा करो। और ये प्लस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 10। अब हम ये जो इक्वेशन है देखो ये जनरल फॉर्म में आ चुकी है। अब हम A1 B1 C1 की बात करते हैं। तो बच्चों A1 देखो कितना है, A1 है बच्चों हमारे पास 2, B1 है बच्चों -3 और C1 कितना है बच्चों हमारे पास -7। ठीक है, और ऐसे ही A2 क्या है बच्चों हमारे पास 4, B2 क्या है बच्चों हमारे पास -6 और C2 क्या है बच्चों हमारे पास -10 है। ओके, अब देखो बच्चों, अब हम रेशियो फाइंड करते हैं। सबसे पहले A1 में A2 फाइंड करते हैं। तो दिमाग लगाओ बच्चों, 2/4 कितना होता है, 2/4 होता है बच्चों 1/2। 2 की टेबल से कैंसिल कर दिया मैंने। अब मैं B1 में B2 फाइंड करता हूँ। देखो B1 में B2,
-3/-6, ये 3 की टेबल से कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया बच्चों 1/2। अब C1/C2 चेक करता हूँ, -7/-10, तो बच्चों ये तो कैंसिल ही नहीं हो रही है, तो जस्ट 7/10। तो आपने यहाँ से क्या देखा, यहाँ से आप देख रहे हो कि A1/A2 किसके इक्वल आ रहा है, B1/B2, लेकिन C1/C2 का इक्वल नहीं आ रहा, तो नॉट इक्वल C1/C2 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों जब भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हो, पेयर वर्ड यूज कर रहा हूँ बच्चों, युग्म, जब दो इक्वेशन गिवन हो तो आप हमेशा सबसे पहले ये ही चेक किया करो कि वो बिहेव कैसा करेगी, इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसाइड होगी, प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या संपाती। तो आप A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाला करो, वहाँ से आप ये रेशो चेक कर लिया करो। अगर पहले वाला ही बराबर नहीं आया तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग है, अगर पहले वाला बराबर आ गया लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं आया तो इसका मतलब कैसी है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब हम बच्चों इसका करते हैं थर्ड और लास्ट पॉइंट। देखो ध्यान से, थर्ड पॉइंट कौन सा होगा बच्चों, थर्ड पॉइंट होगा हमारे पास कोइंसाइड, या जिन्हें हम कहते हैं समपाती रेखाएं। थर्ड पॉइंट है बच्चों कोइंसाइड लाइंस, कोइंसाइड लाइंस जिसे हम कहते हैं बच्चों समपाती रेखाएं। हाँ जी, इसमें देखिए, इसमें कंडीशन होती है बच्चों A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। इसमें तीनों ही बराबर होते हैं। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ, x + 3y इक्वल, या इधर x + 3y + 4 इक्वल 0, 3x + 9y + 12 इक्वल 0। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों A1 B1 C1 क्या है, A1 B1 और C1, A2 B2 और C2। A1 है बच्चों 1, B1 है 3 और C1 कितना है 4, A2 3 है, B2 कितना है बच्चों 9 और C2 कितना है 12। तो ये देखा करो कि A1/A2 देखो कितना आ रहा है, A1/A2 1/3, B1/B2 कितना आ रहा है बच्चों 3/9, 3/9 को आप 3 की टेबल से कैंसिल करोगे तो 1/3, और C1/C2 4/12 को जब आप 4 की टेबल से बच्चों कैंसिल करोगे, 4/12 को जब आप 4 की टेबल से कैंसिल करोगे बच्चों तो ये भी कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों देखो तीनों रेशो इक्वल है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल क्या आ गया C1/C2। तीनों रेशो जब इक्वल होते हैं बच्चों तो आप क्या लिखोगे, सो लाइंस आर कोइंसाइड, क्या लिख दोगे बच्चों, सो लाइंस आर कोइंसाइड, अतः रेखाएं समपाती है। तो बच्चों यहाँ से आपने ये सीखा कि जब भी आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं तो आपके पास तीन रिजल्ट्स आते हैं। फर्स्ट क्या आता है बच्चों, इंटरसेक्टिंग, सेकंड क्या आता है बच्चों पैरेलल, और थर्ड क्या आता है कोइंसाइड। इंटरसेक्टिंग अर्थात प्रतिच्छेदी, पैरेलल यानी समांतर, कोइंसाइड यानी समपाती। तो बच्चों आपने एक खास बात देखी होगी कि जब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है, A1x B1y + C1 इक्वल 0, A2x B2y + C2 इक्वल 0, तो आपने ये देखा कि जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आपके पास एक पॉइंट आपको मिलता है। जब आपकी लाइन इंटरसेक्ट करती है तब आपको एक पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को कहते हैं बच्चों यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, या हिंदी में कहते हैं बच्चों अद्वितीय हल। ठीक है, लेकिन जब पैरेलल होती है तो आपको कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता ही नहीं, और जब कोइंसाइड होती है यानी लाइन पर लाइन होती है तो आपके पास इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं। यानी ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, क्या पूछता है कि बताओ यूनिक सॉल्यूशन किस केस में होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन या एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको, वन सॉल्यूशन ओनली। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन किस केस में होता है बच्चों, इंटरसेक्टिंग के केस में। और नो सॉल्यूशन किस केस में होता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कोई सॉल्यूशन कब नहीं मिलेगा, जब लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होगी, समांतर होंगी। और यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चों आपको, इन्फिनिट सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इन्फिनिट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो एक बार फिर से इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या थी बच्चों, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2,
पैरेलल की कंडीशन क्या थी, A1 अपॉन में A2 इक्वल B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2। और इन्फाइनाइट की कंडीशन क्या थी, A1 अपॉन में A2 इक्वल B1 अपॉन में B2 इक्वल C1 अपॉन में C2। इसमें पहले वाला ही बराबर नहीं होता इंटरसेक्टिंग में, और पैरेलल के अंदर बच्चों दूसरे वाला बराबर नहीं होता, और कोइंसाइड में तीनों बराबर होते हैं। तो अब हमें बच्चों ये सीखना है कि जब इनका हम ग्राफ कैसे बनाएं। तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए आपके पास एक सिंपल मेथड तो ये है कि आप दोनों लाइंस के क्या बनाओ बच्चों, बॉक्स बना लो। दोनों लाइंस के डायरेक्ट बॉक्स बना लो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वैसे बॉक्स बना के उनका ग्राफ बनाओ, यानी उन्हें कार्टेशियन प्लेन में बनाओ दोनों को। और अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो वो ऐसी बन जाएंगी, पैरेलल है तो वो बस दोनों लाइन काटेगी नहीं, ऐसी या ऐसी दोनों चली जाएंगी, आपस में कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, और कोइंसाइड यानी लाइन पर लाइन बन जाएगी। हमेशा याद रखना कि पैरेलल और कोइंसाइड लाइंस बनानी बहुत आसान है। इनके अंदर हमेशा आपको बस बॉक्स बनाने हैं और क्या लाइन बना दोगे, आप ग्राफ बना दोगे, सिंपल से लाइन बन जाएगी। लेकिन बच्चों जब इंटरसेक्टिंग होती है, जब आपके पास इंटरसेक्टिंग का आपको ग्राफ बनाना होता है, तो इस ग्राफ के अंदर एक प्रॉब्लम आती है। ध्यान से देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। जैसे आपने 2 पॉइंट लिए, जैसे फर्स्ट लाइन का बॉक्स बनाया आपने और आपके पास 2 पॉइंट आ गए, और सेकंड लाइन का बॉक्स बनाया और आपके पास 2 पॉइंट आ गए। तो समझ लो वो 2 पॉइंट, 2 तो ये थे, ऐसे करके आपने ज्वाइन कर दिए, और 2 आपको यहाँ पर मिले दूसरी लाइन के, आपने ऐसे करके ज्वाइन कर दिए। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको अगर आपकी ऐसी लाइन बन रही है दोनों की, तो आप देखोगे कि कंडीशन तो बता रही है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, लेकिन हमारी लाइन तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि जो लाइंस होती हैं उनकी लेंथ क्या होती है बच्चों, इनफाइनाइट होती है। इसलिए आप क्या करोगे, उस लाइन को आगे बढ़ा दोगे जो दूसरी से क्या करेगी, इंटरसेक्ट। तो बच्चों ऐसे आप इस लाइन को आगे बढ़ा दोगे, आगे इंक्रीज कर दोगे, जिससे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और आपको एक पॉइंट मिल जाएगा इंटरसेक्टिंग। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो आप ऐसे ग्राफ के अंदर देख लोगे कि दोनों कहाँ कहाँ, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा उसका और ये वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। समझ लो यहाँ पे 3 था और यहाँ पे मान लो 5 था, यहाँ पे 3 है एक्स और यहाँ पे 5 है, तो आप आंसर लिख दोगे 3,5 इज यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन बच्चों अब आप एक बात देखो कि ये तो आपने लाइन आगे इंक्रीज की जिससे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिला। बाई चांस अगर बाई आपने लाइन आगे इंक्रीज नहीं की, या आप भूल गए, या आपके पास जो आपने लाइन इंक्रीज की उसके अंदर आपने स्केल गलत ले लिया, यानी यहाँ पे जो आपने स्केल लिया था वो आपने गलत ले लिया, जिससे वो इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट। अगर वो पॉइंट फ्रैक्शन में है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, समझ लो वो पॉइंट है 3.1 और 5.1, तो आपको बच्चों ग्राफ में देख के इतना मामूली जो फ़र्क होता है वो पता नहीं चलता कि 3.1 और 5.1 का जो फ़र्क है वो आपको पता नहीं चलता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक मेथड ये है कि आपके पास जो दोनों लीनियर इक्वेशन है इन्हें आप पहले सोल्व कर लो। सोल्व करने का मतलब है बच्चों कि इनसे आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। या अगर हम बात करें कि आपको अगर आपको पहले से ही जैसे एक लाइन तो आपने ये बनाई और दूसरी लाइन ये बनाई, और ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है। देखो बच्चों ये पॉइंट इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है। अगर आपको ये पॉइंट पहले से ही पता होता, जैसे मैं बॉक्स बनाता हूँ पहली लाइन का, जैसे मान लो मैंने एक बॉक्स बनाया, ये एक्स वाई ये बनाया 1 2 ये 3 4 और ये 5 7 और इधर भी 3 4 है। तो बच्चों ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, और ये पॉइंट जो 3 4 है बच्चों ये मैंने दोनों बॉक्स में यूज़ कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, ये जो पॉइंट है 3 4 मैंने दोनों बॉक्स में यूज़ कर लिया। अगर मैं ये पॉइंट दोनों बॉक्स में यूज़ करूँगा बच्चों तो कन्फर्म हो गया कि जैसे 1 2 यहाँ आ गया और 5 7 बच्चों देख लो यहाँ आ गया। मान लो 5 7 अपने ने यहाँ ले लिया, मान लिया एक बार यहाँ है 5 7, तो देखो बच्चों 1 2 और 3 4 ये आ गया पॉइंट, और 5 7 और 3 4 भी ये पॉइंट आ गया। तो बच्चों जब ये पॉइंट कॉमन हमें पहले से ही पता होगा तो जब हम लाइंस बनाएंगे
तो वो 100% इंटरसेक्टिंग ही बन जाएगी। यानी अगर हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें ये पॉइंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। और ये पॉइंट आएगा कैसे, इस पॉइंट को फाइंड करने के जो मेथड होते हैं वो बच्चों आपने प्रीवियस क्लास में किए हुए हैं, और अगर आपने नहीं किए हुए तो देखो बच्चों ध्यान से, इस पॉइंट को यूनिक सॉल्यूशन वाला जो पॉइंट है उसे फाइंड करने के लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं, चौथा ग्राफिकल है। फर्स्ट मेथड होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। सेकंड होता है बच्चों आपके पास एलिमिनेशन मेथड। कौन सा होता है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम कहते हैं बच्चों विलोपन विधि। क्या कहते हैं, विलोपन विधि। थर्ड होता है बच्चों हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों वज्र गुणन विधि। क्या कहते हैं, वज्र गुणन विधि। और फोर्थ क्या होता है बच्चों हमारे पास, ग्राफिकल। फोर्थ होता है बच्चों कि ग्राफ बनाओ और उसके अंदर अगर आपको आंसर इंटरसेक्ट कर रहा है, आंसर दिख रहा है, तो उसको पॉइंट करके देख लो कि कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड उसे कहते हैं। ठीक है, आप ग्राफिकल के अंदर इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। जैसे बच्चों अब बात करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। जैसे बच्चों आपको एक इक्वेशन दी है मैंने, x + y = 12 और 3x + y = 12। एक फर्स्ट इक्वेशन दी है x + y = 6 और सेकंड दी है बच्चों मैंने आपको 3x + y = 12। ये आपके पास दो इक्वेशन है, ये आपके पास क्या है, दो इक्वेशन है। मैं कहता हूं कि आप यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करो, लेकिन सबसे पहले आप एकदम जैसे मैंने सिंपल मेथड बताया था वैसे ही चला करो। सबसे पहले अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो आप चेक किया करो कि ये लाइन कैसी बिहेव करेगी, ये दोनों इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसाइड होगी। तो इन्हें चेक करने के लिए बच्चों सेम वही आप कंडीशन देखो, a1 कितना है आपके पास, x का कोफिशिएंट 1, b1 कितना है बच्चों आपके पास, y का कोफिशिएंट 1, और c1 कितना है बच्चों, ये प्लस का 6 इधर आ गया माइनस का 6। a2 कितना है बच्चों आपके पास, x का कोफिशिएंट 3, b2 कितना है बच्चों आपके पास, y का कोफिशिएंट 1, और c2 कितना है बच्चों -12। तो रेशो देखो, a1/a2 तो आ रहा है बच्चों 1/3, b1/b2 आ रहा है 1। तो ये a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है। तो आप क्या लिख दोगे, सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, दोनों रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है। तो बच्चों अब हमें ये तो पता चल गया कि लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, लेकिन अब इंटरसेक्टिंग है तो वो एक पॉइंट है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अब वो पॉइंट फाइंड कैसे करें, वो पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। उस पॉइंट को कहते हैं बच्चों, उस पॉइंट का मतलब समझो पहले क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या था कि दोनों का कॉमन पॉइंट है, यानी आपको x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अब दिमाग लगाओ, x और y का टोटल, ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये कह रही है x और y का टोटल 6 आना चाहिए। तो x और y का टोटल 6 तो बहुत तरीके से आ सकता है, 1 और 5 का टोटल करेंगे तो भी 6 बनेगा, 2 और 4 का टोटल करेंगे तो भी 6 बनेगा, 3 और 3 का टोटल करेंगे तो भी बच्चों 6 बनेगा। और भी बहुत सारी डिजिट्स है, कितनी डिजिट्स होंगी ऐसी जिनका टोटल 6 बनेगा, इनफाइनाइट। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था एक ही लीनियर इक्वेशन है, अगर एक ही इक्वेशन है तो उनसे कितने आंसर आते हैं, इनफाइनाइट। ऐसे ही बच्चों ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आपको क्या देखना है कि x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन में रखो। जैसे x वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके y में प्लस करो तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो ऐसे भी बच्चों बहुत सारे आंसर होंगे, इनफाइनाइट होंगे। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि ऐसा पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, अद्वितीय हल, जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी इस इक्वेशन में वो एक्स वाई रखें तो 6 आ जाए, इस इक्वेशन में एक्स वाई रखें तो 12 आ जाए। जैसे मैं आपको एक बार पहले से बता रहा हूँ, जैसे मैं पॉइंट रखता हूँ 3 और 3, यानी x की जगह भी 3 और y की जगह भी 3। तो देखो बच्चों 3 3 रखा कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 3 3 जा 9,
और प्लस में 3, देखो 3 3 या 9 + 3 कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि सर आपको कैसे पता कि ये पॉइंट 3,3 था। तो बच्चों इसे फाइंड करने के लिए मैंने इस मेथड से या इस मेथड से या इस मेथड से डायरेक्ट दिमाग से सोल्व कर लिया था, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली थी और मुझे पता चल गया था कि ये आंसर इसका 3,3 होगा। हाँ जी, अब क्वेश्चन ये है कि आप कैसे फाइंड करोगे। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन को मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर एलिमिनेशन से, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इन तीनों मेथड से मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा और तीनों मेथड में आंसर हमेशा सेम आएगा बच्चों। क्या आएगा, 3,3, 3,3 और 3,3 ही आएगा। और सबसे आसान मेथड जो मोस्टली क्वेश्चंस में आपको यूज़ करना चाहिए वो कौन सा मेथड होता है बच्चों, एलिमिनेशन। सबसे आसान मेथड होता है बच्चों एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम विलोपन विधि भी कहते हैं। तो बच्चों अब हम ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं ये मैं आपको 1 बाय 1 इन मेथड से सोल्व करके दिखाता हूँ। आप समझिए, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, जब भी आप किसी मेथड से सोल्व करो इक्वेशन को तो उस मेथड की हेडिंग जरूर डाला करो। जैसे मैं ये इक्वेशन एक बार इधर लिख रहा हूँ बच्चों, x + y = 6 इक्वेशन 1 और 3x + y = 12 इक्वेशन नंबर 2। जैसे हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो बच्चों बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या आप हिंदी में लिख दो प्रतिस्थापन विधि। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सबसे पहले आपको चेक करना ही है कि लाइंस कैसी है। तो यहाँ पे चेक कर लिया हमने, a1/a2 नॉट इक्वल आ गया b1/b2 के, तो लिख देंगे सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये जो मैंने इधर ब्रैकेट में लिखा है आप इधर पूरा सोल्व करके, जैसे इधर किया था मैंने अभी सोल्व, इधर सोल्व करके लिख सकते हो। उसके बाद आप हेडिंग डाल देना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बच्चों कि आपको किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे मैं इक्वेशन 1 से y की वैल्यू फाइंड कर लूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1, y कितना है बच्चों, 6 - x। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 6 - x। y के बराबर में क्या आएगा, 6 - x। और ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन 2 के अंदर y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा या प्रतिस्थापित कर दूंगा, इसलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन। y की जो वैल्यू आई है बच्चों, ये y को 6 - x, ये क्या कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन 2। तो बच्चों देखो पहले क्या, इक्वेशन 2 में पुट करना बिल्कुल आसान है। पहले लिखो 3x + y, फिर प्लस लिख दिया बच्चों। अब y दिख रहा है तो y की जगह, ये जो y दिख रहा है आपको, y की जगह क्या लिखना है, 6 - x, तो ये लिख दिया बच्चों 6 - x लिख दिया। इक्वल में क्या है हमारे पास, 12। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब कैलकुलेशन करो। ये x वाला स्टेप है, ये भी x वाला स्टेप है, तो इनकी आपस में कैलकुलेशन होगी। 3x - x कितना होगा बच्चों, 2x। और ये जो प्लस का 6 है बच्चों, ये डिजिट के पास चला जाएगा, प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6, तो 12 - 6, तो 12 - 6 आप जानते हो कितना होता है, 6। और ये 2 मल्टीप्लाई वाला 6 के डिवाइड में आ जाएगा, तो x कितना आ गया बच्चों आपके पास, 3। 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा बच्चों, 3, x 3 आ गया। जब भी आपके पास किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो उस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दिया करो। इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, पर आप 1 में ही पुट किया करो मोस्टली, पुट इन 1, आपको याद रहेगा हमेशा ऐसे। x 3 आ गया तो बच्चों x की जगह 3 लिख दो। फिर देखो प्लस में y है, इक्वल में क्या है, 6, इक्वल में 6 है। अब ये 3 इधर ले आओ, तो y कितना आ गया बच्चों, 6 - 3, y कितना आ गया बच्चों, 3। और मैंने आपसे कहा था कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है क्या है बच्चों, 3,3। तो देखो बच्चों x भी 3 है और y भी 3 है, तो आप लिखो सो यूनिक सोल्यूशन इज 3,3। क्या आ गया बच्चों, 3,3 इसका यूनिक सॉल्यूशन आ चुका है। अब देखो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन का फ़ायदा देखो क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन जब हम निकाल लेते हैं तो अब हमें अगर क्वेश्चन में कहा होता है कि ग्राफ बनाओ, जैसे ग्राफ वाला क्वेश्चन आपके 10th क्लास में
6 मार्क्स का आता है आरबीएससी के अंदर, राजस्थान बोर्ड के अंदर। ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसलिए बच्चों आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। देखो अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ग्राफ कैसे बनेगा। अब आपको जब आपने यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, अब आपको क्या करना है, देखो आपको लिखना है फ्रॉम 1। अब आप क्या करोगे बच्चों, जो आपके पास फर्स्ट लाइन है आप इसका क्या बनाओ, बॉक्स बनाओ। क्या बनाओ, बॉक्स बनाओ, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए बच्चों हमें इन दोनों लाइंस के क्या चाहिए, बॉक्स चाहिए। अगर बॉक्स बन गए तो हम ग्राफ के अंदर इसे रिप्रेजेंट कर देंगे और लाइन इंटरसेक्टिंग बनेंगी 100%। देखो आप कैसे, फर्स्ट लाइन का मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये सॉरी बॉक्स बनाता हूँ एक्स वाई, और यहाँ से y बराबर क्या लिख लेता हूँ 6 माइनस एक्स। वाई क्या लिख लेता हूँ 6 माइनस एक्स। तो बच्चों एक तो हमारे पास जो ये आंसर आया है ये ही पुट करूँगा, ध्यान से देखना। एक तो मेरे पास जो आंसर आया ये लिख दूंगा मैं, x की जगह भी 3 और y की जगह भी 3। एक अपनी मर्जी से फाइंड कर लूँगा, जैसे मैं x की जगह बच्चों 1 पुट करूँ या 0 भी पुट कर सकता हूँ, जो मर्जी पुट कर सकता हूँ। मेरे को सिर्फ एक बॉक्स ही बनाना है, इसलिए मैं x की जगह 1 पुट करके कोई एक वैल्यू निकाल लेता हूँ। 6 माइनस 1 कितना आ गया बच्चों 5। दिस मीन्स फर्स्ट लाइन का बॉक्स बन चुका है। अब मैं बच्चों सेकंड लाइन का बॉक्स बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम 2। तो बच्चों 3x प्लस वाई इक्वल 12। पहले आप इक्वेशन लिख लिया करो और वहां से एक वेरिएबल लिख लिया करो। y इक्वल क्या आएगा बच्चों 12 माइनस 3x, ऐसे आ जाएगा। अब आप क्या बनाओगे बच्चों, बॉक्स बनाओगे। लेकिन मैंने आपको क्या बात बताई थी अभी कि बॉक्स के अंदर आपको एक पॉइंट तो ये लिखना ही है। क्यों लिखना है बच्चों, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये यूनिक सॉल्यूशन है इन दोनों लाइंस का। दिस मीन्स ये पॉइंट जो है कॉमन है दोनों लाइन में। अगर दोनों लाइन में कॉमन है तो बच्चों ये दोनों बॉक्स में आएगा ही आएगा। और सेकंड पॉइंट आप कैसे फाइंड करो, इस x की जगह 1 पुट करके फाइंड कर लो। जैसे मैं x की जगह अगर 1 पुट करूँ तो 3 बन जा 3, 12 माइनस 3 कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 9। तो बच्चों यहाँ से आप एक खास बात देखो इस बॉक्स में, इन दोनों बॉक्स में, कि ये तो फर्स्ट लाइन का बॉक्स है, ये सेकंड लाइन का बॉक्स है, लेकिन इन बॉक्स के अंदर एक पॉइंट कॉमन आ रहा है 3 3 और 3 3। तो अब मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊं बच्चों तो देखो कैसे अपने को इजीली सब कुछ मिल जाएगा। देखिएगा बहुत इजी हो जाएगा अब आपके लिए इसका ग्राफ बनाना। तो देखो इसका ग्राफ आप ये देखो, पहले x मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, ये देखो ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है। दिस मीन्स x मैक्सिमम 3 तक जा रहा है बच्चों। तो ये मैंने 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, और मैक्सिमम 3 तक जा रहा था तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लिख देता हूँ अपनी मर्जी से, ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे ही मैंने लिख दिया। ये x एक्सिस का स्केल आ गया, ये ओरिजिन है बच्चों हमारे पास, 0 या O से हम मेंशन करते हैं। और y पे देखो बच्चों कहाँ तक जा रहा है, ये 5 पे 3 5 और ये 3 9। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है बच्चों, 9 पे जा रहा है। और देखो 3 5 3 9, इन पे गैप इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे 6 होता तो बच्चों 3 6 3 9, मैं 3 3 का गैप लेके 3 की टेबल लिख देता y एक्सिस पे। लेकिन मुझे 5 भी चाहिए और 9 भी चाहिए, तो मैं बच्चों इसके अंदर 1 1 का ही गैप रखूँगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चाहिए, एक और एक्स्ट्रा बना दिया, ये 10 बना दिया। अब देखो बच्चों सबसे पहले ये जो फर्स्ट बॉक्स है ये हमें एक सिंगल लाइन देगा। तो देखो मैं ये बनाता हूँ, पहले 3 पे 3 है तो ये रहा बच्चों 3 पे 3, ये देखो ये इधर से 3 है, ये इधर से 3 है, तो ये 3 पे 3, यानी एक तो ये पॉइंट बन गया। पहली लाइन के हमें 2 पॉइंट चाहिए, पहला पॉइंट बना दिया मैंने। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, x 1 है, y कितना है 5 है। x तो 1 है बच्चों, ये रहा, और y कितना है 5 है, ये रहा, और दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गए, और ये इंटरसेक्ट कर गए, मैंने इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया। देखो बच्चों ये ज्वाइन कर दिया और ये पहली लाइन बन चुकी है। अब मुझे ये सेकंड लाइन बनानी है बच्चों। देखो सेकंड लाइन, और सेकंड लाइन इस तरीके से बननी चाहिए कि दोनों इंटरसेक्ट भी होनी चाहिए, इसके साथ ये सेकंड वाली लाइन इंटरसेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमने शुरू के अंदर देखा था a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो बच्चों एक तो पॉइंट आ गया 3,3, जो ये रहा 3,3, ठीक है। ये कौन सा था, ये था बच्चों 1,5, ठीक है। अब मुझे बनाना है 1,9। दिस मीन्स बच्चों 1 पे कितना आया आंसर 9, एक ये पॉइंट। दिस मीन्स एक तो ये था और एक ये आ गया। तो बच्चों इन दोनों को मैंने जब ज्वाइन किया तो देखो बच्चों ये लाइन और ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है 100%। इस तरीके से हमारा ये ग्राफ क्या आ गया बच्चों, एकदम सही आ गया, एक्यूरेट आ चुका है। और आपने क्या देखा कि अगर जब ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट होता है
तो लाइन इंटरसेक्टिंग बनानी बहुत आसान होती है। और ये जो कॉमन पॉइंट होता है बच्चों, याद रखना हमेशा इंटरसेक्टिंग की कंडीशन में ही आपको निकालना है। जो पैरेलल और कोइंसाइड होता है तब आपको कोई मेथड यूज़ नहीं करना, उसमें तो बिल्कुल आसान है। पैरेलल और कोइंसाइड के अंदर आपको उसमें जस्ट बॉक्स बनाने होते हैं और ग्राफ बनाना होता है, लाइंस ऑटोमेटिक बन जाती है पैरेलल और कोइंसाइड। लेकिन जब इंटरसेक्टिंग हो तो मोस्टली आप हमेशा ये कॉमन पॉइंट निकाल लिया करो। किस मेथड से? या तो सब्स्टिट्यूशन से, या एलिमिनेशन से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो आपने समझा इस कॉमन पॉइंट का कितना फ़ायदा होता है। इस कॉमन पॉइंट का फ़ायदा ये होता है बच्चों कि हमें यूनिक सॉल्यूशन इजीली मिल जाता है, और जो हम ग्राफ में जब बनाते हैं तो हमारे मार्किंग बहुत अच्छी होती है। और ऐसे हम स्केल भी लिख सकते हैं। स्केल देखो बच्चों, एक्स पे कितना गैप लिया है, एक्स एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स इक्वल 1 यूनिट। वाई एक्सिस पे भी बच्चों आपने 1 1 का ही गैप लिया है। वाई एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स इक्वल 1 यूनिट। हाँ जी, एक्स एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स इक्वल 1 यूनिट, वाई एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स इक्वल 1 यूनिट। तो इस तरीके से बच्चों ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ग्राफ भी बन चुका है। आप ये जो लाइंस हैं इनके पास इनकी इक्वेशन जरूर लिखा करो। जैसे ये जो लाइन थी बच्चों फर्स्ट वाली थी, तो इसके पास लिख दिया x प्लस वाई इक्वल 6। ये कौन सी थी? सेकंड वाली थी, तो इसके पास लिख दिया ऐसे 3x प्लस वाई इक्वल में 12। ठीक है बच्चों, और लास्ट में लिख दिया करो सो यूनिक सॉल्यूशन इज 3,3। तो इस तरीके से बच्चों ये ग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको कराता हूं बच्चों एलिमिनेशन मेथड। ध्यान से देखिएगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में बच्चों आपको क्या करना होता है, पहले हेडिंग डालते हैं बाय। सबसे आसान मेथड होता है बच्चों एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, या जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों विलोपन विधि। अब देखो बच्चों इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको x के या y के कोफिशिएंट इक्वल बनाने होते हैं। x के या y के गुणांक क्या बनाने होते हैं बच्चों? आपको बराबर बनाने होते हैं। जैसे देखो बच्चों यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, तो आप इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो बच्चों ये बन जाएगा 3x और ये बन जाएगा 3y, ये बन जाएगा 18। ठीक है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा, आपके x वाले कोफिशिएंट इक्वल बन जाएंगे। आप x वाले भी बराबर बना सकते हो और y वाले भी बराबर बना सकते हो एज यू विश। मैं इस इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x वाले कोफिशिएंट बराबर बनाऊंगा। देखो कैसे, कि मुझे इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? 3 से। लेकिन इक्वेशन 2 को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो जब किसी डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता तो आप ये लिख दिया करो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आप जस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। जब ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा बच्चों 3x प्लस 3y इक्वल 18। और जब मल्टीप्लाई करो तो एक बात हमेशा याद रखना कि सभी को मल्टीप्लाई करना, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स को भी और राइट हैंड साइड की टर्म्स को भी। ऐसा नहीं आप सिर्फ x को मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखो सभी को मल्टीप्लाई करना। अब इसको 1 से, तो बच्चों ये तो रहेगा सेम। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये दोनों इक्वेशंस हमेशा सब्ट्रैक्ट करनी है। जब कोफिशिएंट इक्वल बना दो तो सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, घटानी है बच्चों, यानी इनके पहले साइन चेंज किया आपने। अब देखो घटाओ, 3x में से 3x गया बच्चों तो कैंसिल हो गया, यानी ये कैंसिल हो गया। 3y माइनस वाई, हमेशा नया साइन देखना है बच्चों। 3y माइनस वाई कितना रह गया? 2y। और 18 माइनस 12 कितना आ गया बच्चों? 6। तो y कितना आ गया? 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3। y कितना आ गया बच्चों? आपके पास 3 आ गया। जब y 3 आ गया तो इसे पुट कर दो बच्चों 1 के अंदर, पुट इन 1। तो x प्लस, देखो बच्चों ऐसे लिखा करो, x प्लस फिर y कितना है? y की जगह 3 लिख दो, इक्वल में क्या है? 6। तो x आ गया बच्चों, 6 में से 3 गया तो ये 3 रह गया। तो ये देखो बच्चों एलिमिनेशन मेथड से भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमारे पास जो यूनिक सॉल्यूशन आया है या जो हल आया है बच्चों, वो भी क्या आया है? x भी 3 है और y भी 3 है। तो इस तरीके से देखो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर 3,3 आया था, एलिमिनेशन से भी 3,3 ही आया है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर बच्चों 3,3 ही आएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है मेथड जो मर्जी लगे लेकिन आंसर सेम आता है।
तो बच्चों सबसे इजी हुआ ना एलिमिनेशन मेथड कि बस कोफिशिएंट इक्वल करो और दोनों को माइनस कर दो, जो वैल्यू आ गई उसे पुट कर दो और दूसरी वैल्यू निकाल लो। तो ये सबसे इजी है बच्चों एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना। हाँ जी, अब मैं आपको, अब देखो बच्चों जब हमारे पास सोल्यूशन आ गया तो सेम बस इन दोनों लाइन के बॉक्स बनेंगे वैसे जैसे मैंने प्रीवियस अभी किया था, वैसे ही बॉक्स बना के ग्राफ बन जाएंगे इजीली। ठीक है, अब मैं बच्चों आपको कराता हूँ इसको। लास्ट मेथड है इसका हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिएगा ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर बच्चों सबसे पहले आपको इनको जनरल फॉर्म में लिखना होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0, a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल में 0। तो सबसे पहले आप इन इक्वेशंस को ऐसे लिखोगे, x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 और 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल 0। सबसे पहले आप ऐसे इन्हें जनरल फॉर्म में लिख लोगे और कंपेयर करके आप a1 b1 c1, a1 कितना है 1, b1 कितना है 1 y का कोफिशिएंट और c1 कितना है बच्चों -6, a2 कितना है बच्चों 3, b2 कितना है 1 y का कोफिशिएंट और c2 कितना है बच्चों आपके पास -12। इतना लिखने के बाद, जनरल फॉर्म में लिखने के बाद, डिजिट्स उधर लिखने के बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखने के बाद आपको ऐसे लिखना है x अपॉन में इक्वल y अपॉन में इक्वल 1 अपॉन में, ऐसे लिखना है बच्चों। x अपॉन में y अपॉन में इक्वल 1 अपॉन में, ऐसे लिखना है। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको x के अपॉन में, यहाँ पे बच्चों दो टर्म आएगी, एक इधर आएगी एक इधर आएगी, बीच में साइन होगा हमेशा माइनस का, याद रखिएगा बीच में साइन माइनस का, इसमें ही माइनस का, इसमें माइनस का। मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ ये कैसे होगा, अदरवाइज मेथड से तो बहुत ये लंबा पड़ जाएगा। तो जब आपको x के अपॉन में डिजिट फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करते हैं, ये x वाले छोड़ दो, ये कोफिशिएंट किसके थे x के थे, तो इनके ऊपर हाथ रख लो या इनको एक बार छोड़ दो और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये कौन सा मेथड है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जिसे कहते हैं हिंदी में वज्र गुणन। वज्र गुणन का मतलब होता है बच्चों ऐसे तिरछा गुणा करना है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बच्चों जब x के अपॉन में फाइंड करते हैं तो x वालों को हाइड कर लो, छुपा लो और ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस करना है। 1 इंटू -12, क्या करना है 1 इंटू -12, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर ऐसे 1 इंटू -6, 1 इंटू -6 और बीच में माइनस का साइन रहेगा बच्चों, याद रखना हमेशा। सबसे पहले मैंने अब जैसे लिखा था वैसे लिख लिया करो, x अपॉन में y अपॉन में 1 अपॉन में, बीच में माइनस का साइन लगा दिया करो जिससे आपसे गलती नहीं होगी। लेकिन जब आप y के अपॉन में फाइंड करो बच्चों, देखो तो y वालों पे हाथ रखा, ये v1 v2 y वाले हैं, लेकिन याद रखो कि अब आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, अब आपको पहले इसका इससे करना है, क्योंकि जब y हमेशा पीछे कभी नहीं चलते, ऐसे ये देखो ये हाथ मेरा यहाँ है, पीछे नहीं जाना आपको, आपको क्या करना है आगे से मल्टीप्लाई करना है। तो ये -6 को पहले 3 से करना है, -6 को 3 से करेंगे और फिर 1 को -12 से कर देंगे। आगे बात समझो बच्चों। अब 1 के अपॉन में जब लिखेंगे तो इन कांस्टेंट पे हाथ रख लो, बस इनका मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ऐसे, तो 1 इंटू 1 करोगे आप और फिर 1 इंटू 3 कर दोगे, 1 इंटू 3। अब आप इन्हें सोल्व कर लो, x के अपॉन में क्या है देखो बच्चों माइनस का 12, -6 इंटू 1 माइनस का 6 और बाहर माइनस है तो प्लस का 6 इक्वल y अपॉन में -6 3 जा -18 -12 इंटू -1, तो ये प्लस का 12 इक्वल आ गया बच्चों 1, और ये 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 1 में से माइनस करना है बच्चों 1 इंटू 3, तो 1 में से 3 माइनस करना है तो बच्चों माइनस का 2 रह गया। अब देखिए ध्यान से, तो ये बन गया x अपॉन में -12 प्लस का 6 माइनस का 6 इक्वल y अपॉन में -18 प्लस का 12, तो ये माइनस का ये 6 रह गया हमारे पास, और इधर रह गया बच्चों 1 अपॉन में -2, 1 अपॉन में -2। इसे कहते हैं बच्चों फर्स्ट, इसे कहते हैं सेकंड और इसे कहते हैं थर्ड। तो हमेशा पहले फर्स्ट और थर्ड लेके चलते हैं इक्वल, फर्स्ट एंड थर्ड। तो बच्चों x अपॉन में -6 इक्वल 1 अपॉन में -2, तो x कितना आ गया बच्चों -6 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा, -6 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 पे, तो x कितना आ गया बच्चों 3। तो जब फर्स्ट और थर्ड लेके चले तो x की वैल्यू आ चुकी है।
अब देखो बच्चों, हम सेकंड और थर्ड लेके चलते हैं, सेकंड एंड थर्ड। तो बच्चों y अपॉन में -6 इक्वल 1 अपॉन में -2, या क्या लिख सकते हैं इसको, y इक्वल आ गया बच्चों -6, इधर जाएगा -6 अपॉन में -2, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 6 2 से कैंसिल हो गया, y कितना आ गया बच्चों हमारे पास प्लस का 3। तो बच्चों यहाँ से आपने क्या सीखा, देखो x भी 3 आ गया और y भी 3 आ चुका है, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हमारे पास जो यूनिक सॉल्यूशन आया बच्चों वो भी क्या आया, 3,3 आया है। तो बच्चों इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन यानी विलोपन, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्रगुणन विधि, इन तीनों मेथड से बच्चों हमारे पास जो आंसर आता है वो सेम आता है। तो बच्चों ये जो था ये एक्सरसाइज 4 का बच्चों बेसिक है, क्या है, एकदम बेसिक, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसके बाद आप एक्सरसाइज जो 4 करोगे इजीली कर दोगे, और हमारा जो फाइनल में क्वेश्चन आता है, जो ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ये जो बच्चों मेथड मैंने समझाया ये क्लास 9th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे क्लास 9th के हैं या आप जिन्हें जानते हो उनके साथ ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कोई भी मेथड अगर समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।